नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में जैक एनसीईआरटी हिंदी लर्निंग विद राकेश में। आज हम लोग क्लास 9 और क्लास 9 का भूगोल ज्योग्राफी में एमसीक्यू देखेंगे। चैप्टर हमारा 3 रहेगा अफवाह, जिसे हम लोग ड्रेनेज बोलते हैं। ये एनसीईआरटी जेसीईआरटी के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप क्लास 9 में पढ़ रहे हैं, जैक बोर्ड से संबंधित है, आपका बोर्ड एग्जाम 2025 या 26 यानी 26-27 में आ रहा है, तो आप जरूर इस वीडियो को देखिए। इसमें 70 एमसीक्यू शामिल किया गया, जिसमें से हम लोग पार्ट 1 कंप्लीट कर चुके थे। पार्ट 1 में हम लोग टोटल जो है 35 प्रश्न कंप्लीट किए थे। आज पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे 35 से 70 प्रश्न। तो आज हम लोग टोटल जो भी क्वेश्चन बचा वो उसे अच्छे से कंप्लीट करेंगे। आप क्लास 9 में पढ़ रहे हैं, जैक से संबंधित है, जैक बोर्ड से और हिंदी मीडियम में, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें सारे एमसीक्यू है जो कि बहुत अच्छे से बनाया गया, पूरे चैप्टर से बनाया गया। आपका ये चैप्टर बहुत अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। ऑलरेडी हम थ्योरी डाल चुके हैं, आप नहीं देखें तो जरूर देखें। लाइन बाय लाइन बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन किए हिंदी में, पूरे न्यू बुक के यानी 2025-26 जो रीप्रिंट हुआ है उस बुक के अनुसार। तो आप इसे मिस ना करें। और वीडियो आपको कैसा लगता है आप कमेंट में सुझाव दें, और अगला कौन सा चैप्टर, कौन सा ये चैप्टर और कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है जरूर कमेंट में बताएं। बेहिचक कमेंट करें और बताएं हमें। किसी भी प्रकार से कोई भी दिक्कत होता है, क्वेरी होता है, आप कमेंट में बता सकते हैं। नहीं तो आप हमारे इस नंबर पर कॉल करके पूछ सकते हैं बेहिचक, आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो 8508001386 ये नंबर है, आप कभी भी इसमें कॉल कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग 1 से 35 कंप्लीट किए थे, आज 36 से देखेंगे। ऐसा माना जा रहा है कि अब जो है से एग्ज़ाम का पैटर्न बदल जाएगा, लेकिन आपको यूट्यूब में जो से जितने भी अलग प्रकार के वीडियो आते हैं पढ़ाई के सिवा, वो सब नहीं देखना है। बस आपको न्यूज़ और जो ऑथेंटिक है थोड़ा सा देखना, और वही काफ़ी है। जो ऑफिशियल रहता है, सरकार के द्वारा रिलीज़ किया जाता है या फिर बोर्ड के द्वारा आएगा, उसी को आपको मानना है जो पेपर में दिया गया है। आप फालतू की चीज़ें ना देखें कि ये एग्ज़ाम होगा, रीजनिंग का लेवल क्वेश्चन पूछेगा, मैथमेटिक्स पूछेगा, या फिर अब डिस्क्रिप्टिव होगा, वो फाइनल हो जाएगा। एग्ज़ाम तय है, आप पढ़ते रहिए। किसी भी प्रकार से एग्ज़ाम होगा आपका बेहतर जाएगा, पढ़ते रहेंगे तो इसमें कोई दोहराई नहीं है। बस चीज़ों का रिवाइज कीजिए और चीज़ों को समराइज कीजिए और चीज़ों को याद करने की कोशिश कीजिए। जितना रिवीजन कीजिएगा और लोगों से उतना अच्छा से आपका बेनिफिट होगा। तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर, हम लोग पिछले क्वेश्चन में देखे थे कि कावेरी नदी किन राज्यों से होकर बहती है। तो कावेरी नदी जो था से कर्नाटक और तमिलनाडु में फ्लो होने वाली नदी थी। यहाँ पे एक फैक्ट जानेंगे कि इसमें हम लोग अफवाह है यानी नदी तंत्र के बारे में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे देखेंगे दक्षिण भारत की नदियाँ हैं ये कावेरी नदी। दक्षिण भारत की 4 प्रमुख नदी जिसे आप याद रखेंगे, ये पश्चिम से पूरब की ओर बहती है और डेल्टा का निर्माण करती है, चारों के चारों नदी। तो इस प्रकार से यहाँ 4 नदी कौन कौन सा है, तो ये हमारा महानदी है जो कि उड़ीसा यानी छत्तीसगढ़ पठार से निकलती उड़ीसा होते हुए ये फ्लो हो जाती बंगाल की खाड़ी। इसे BOB यानी BOB बंगाल की खाड़ी या फिर बे ऑफ बंगाल बोलते हैं। तो यहाँ गिरती है, डेल्टा का निर्माण करती है, और उड़ीसा का ये लाइफ लाइन है, जीवन रेखा है ये नदी। इसी प्रकार से यहाँ वाला जो नदी है इसे गोदावरी कहते हैं। ये महाराष्ट्र के ये त्र्यंबकेश्वर पर्वत से निकलता है। महाराष्ट्र के नासिक जिला से निकलते हुए ये बहुत सारे राज्यों में फ्लो होते हुए ये बंगाल की खाड़ी में गिरता है। इसी प्रकार से कृष्णा है और कावेरी है। तो 4 नदियां आप देखें। 2 नदियां ऐसी है कि पूरब से पश्चिम की ओर बहती है, ज्वार नदमुख का निर्माण करती है, और इसे अरेबियन सी अरब सागर बोलते हैं। तो ये नर्मदा और तापी। और दोनों नदी के बारे में ये जाने कि ये भ्रंश घाटी में, रिफ्ट घाटी में बहती है। रिफ्ट घाटी क्या होता है, यानी कि मान लीजिए ये भी पहाड़ है, ये भी पर्वत है, और दोनों पर्वतों के बीच के खाई में जो नदी बहती है उसे रिफ्ट घाटी, भ्रंश घाटी कहते हैं। तो ये वाला इंपॉर्टेंट था। यहाँ पूछा जा रहा है हमारा कावेरी नदी। तो कावेरी नदी जो है कर्नाटक और तमिलनाडु में फ्लो होने वाली एक प्रमुख नदी है। कावेरी जल विवाद भी पूछा जाएगा, तो दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा होता रहता है नदी में। तो दोनों राज्यों के बीच में, कर्नाटक और तमिलनाडु में। कर्नाटक दक्षिण भारत का एक राज्य है, और ये पेनिनसुला, ये सब जितनी भी नदी है इसे प्रायद्वीपीय भारत की नदी बोलेंगे, दक्षिण भारत की नदी बोलेंगे, साउथ इंडियन रिवर बोलेंगे। तो इसे ये पेनिनसुलर इंडिया है, क्योंकि तीनों साइड से पानी से घिरा हुआ है। 3 साइड से घिरा हुआ क्षेत्र को पेनिनसुला या प्रायद्वीपीय बोलते हैं। तो इस प्रकार से कर्नाटक का कैपिटल बेंगलुरु है, और जबकि तमिलनाडु का कैपिटल चेन्नई है। इसरो का हेडक्वार्टर इसरो यहीं पे है, जो स्पेस वगैरह लॉन्च, सैटेलाइट लॉन्च करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, अब देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। जितना भी क्वेश्चन पूछा गया था पिछला वीडियो में, अगर नहीं देखे तब पहले जाके देखें, आपका रिविजन होगा। देखिए कृष्णा नदी का उद्गम कहाँ था। कृष्णा देखिए महाराष्ट्र में निकल रहा था, त्र्यंबकेश्वर पर्वत पहाड़ियों से निकल रहा था। देखिए गोदावरी नदी किन राज्यों से, तो देखिए महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की हम लोग क्या बोलते हैं, दक्षिण भारत की गंगा बोलते हैं। ये गंगा के समान है। गोदावरी बहुत बड़ी नदी है, दक्षिण भारत की नदी यानी कि पेनिनसुला भारत की। इसी प्रकार से महानदी किन राज्यों से होकर बहती है, तो छत्तीसगढ़, उड़ीसा। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन दिया गया है, कैसा कैसा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पूछा जा रहा है कावेरी नदी किन पर्वतमाला के बीच निकलती है। तो यहाँ पे आंसर हमारा हो जाएगा क्या, आंसर हो जाएगा सी। ये पश्चिमी घाट एवं पूर्वी घाट
पर्वतमालाओं के बीच ये निकलती है, तो इसका आंसर हमारा सी हो जाएगा। गंगा यमुना की संगम कहलाती है, तो देखिए गंगा से गंगोत्री पर्वत से निकलता है, यानी गंगोत्री हिमनद से निकलता है, और यमुना नदी यमुनोत्री हिमनद से निकलता है। दोनों ये उत्तराखंड से निकलते हैं। उत्तराखंड का कैपिटल देहरादून होता है। ये एक पर्वतीय क्षेत्र हिमालय वाले रीजन से निकलता है, जबकि यमुना जो है गंगा का ट्रिब्यूटरी है, सहायक नदी है, यानी यमुना गंगा में मिल जाता है। और ये उत्तर प्रदेश के कहाँ मिलता है, तो इलाहाबाद प्रयागराज में मिलता है। इसे संगम बोलते हैं, महाकुंभ ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो इसका हो जाएगा प्रयाग। प्रयाग का पुराना नाम क्या है, इलाहाबाद, नया नाम प्रयागराज। इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, और हाँ अगर इसमें एडिशनल फैक्ट कोई पूछ दिया तो गंगा का लेंथ आप याद रखेंगे 25 याद रखेंगे, यानी कि 2525 किलोमीटर, तो 25 किलोमीटर है, और ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है और डेल्टा का निर्माण करती है। इसी प्रकार से नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारा दिया गया 38 कि नदी का मुंह यानी माउथ किसे कहते हैं। तो नदी का मुंह क्या था, जहां ये नदी समुद्र या सागर में जाके मिलती है, यानी कि एंड पॉइंट को मुंह बोला जाता है। तो नदी का मुंह या माउथ उसे कहते हैं जहां नदी समुद्र या सागर में मिलती है। तो राइट आंसर हमारा ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 39 में है कि नदी में कटाव यानी इरोजन सबसे अधिक कहाँ पर होता है। तो आप नदी वाला मैप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि नदी जो है वो पहाड़ पर्वतों से स्टार्ट होता है, यानी कि स्टार्ट होता है, और वो अलग अलग रूप में देखिए यहाँ संकीर्ण रहता है। संकीर्ण मतलब बहुत नैरो पतला रहेगा, धीरे धीरे चौड़ा हो जाएगा, और ये बहुत ज़्यादा मुड़ावदार होते होते नदियों में चला जाएगा इस प्रकार से। तो देखिए ये इसका पहला स्तर है, उच्च स्तर है, फिर मध्यम स्तर है, निम्न स्तर है, इस तरह से पढ़े होंगे। तो इस प्रकार से नदी में कटाव इरोजन सबसे अधिक कहाँ होता है, तो नदी का मंझला भाग यानी मिडिल वाला पार्ट यहाँ पे होता है, यानी कि प्लेन एरिया, मैदानी क्षेत्रों में नदी जो है पहाड़ों पर्वतों से आती है, तो प्लेन एरिया में सबसे अधिक ये काटता है। नदी में जल डिपोजिशन अधिक कहाँ होता है, तो नदी में जो है से जाल यानी डिपोजिशन अधिक कहाँ होता है, नीचेपन, तो निचला भाग में डिपोजिशन सबसे अधिक होता है। फिर दिया गया है फ्लड प्लेन। फ्लड प्लेन किस भाग में बनता है, तो नदी का मंझला भाग में फ्लड प्लेन बनता है। तो नदी के अलग अलग पार्ट्स होते हैं, ये वाला जैसे इमेज आप जरूर देखेंगे। नदी की गतिशीलता वेलोसिटी अधिक होती है, तो सबसे अधिक इन सभी स्थितियों पर निर्भर करती है, उच्च ढाल पर, संकीर्ण चैनल पर और घुमावदार मोड़ पर। तो नदी की जो गतिशील है, नदी कितना वेलोसिटी से कितना स्पीड से आएगा वो डिपेंड करता है कि पहाड़ों पर्वतों से निकल के आ रहा है या मैदानी क्षेत्रों से जा रहा है। तो अब देखो मैदान जो पहाड़ से निकलेगा तो यहाँ इसका स्पीड रहेगा, ये धीरे धीरे जैसे जैसे फील्ड में आएगा, मैदानी क्षेत्र में आएगा, प्लेन एरिया में आएगा, इसका जो स्तर है स्पीड है वो कम हो जाएगा। और अगर मान लीजिए कि नैरो है, संकीर्ण चैनल है, तो वहाँ भी फ्लो एकदम स्पीड पास होगा, घुमावदार में थोड़ा सा स्लो हो जाता है, ऊंच में तो बहुत तेजी रहता है। तो अस्तित्व ये सब पर डिपेंड करता है नदी के बारे में। फिर नेक्स्ट दिया गया है नदी द्वारा निर्मित मेड, जिसे मियंडर कहते हैं। तो नदी के द्वारा मेड या मियंडर क्या है, तो नदी मोड़ मोड़ कर बहना, यानी कि आप अमेजन के नदियों को देखोगे, यहाँ मान लीजिए नदी जो है से सीधी नहीं फ्लो हो रही है, जो नदी है से इस प्रकार से फ्लो हो रही है स्नेक के जैसा। तो इस प्रकार का जो शेप बन रहा है इसे ही मेंडर कहते हैं। तो नदी जो है से मोड़ मोड़ कर बह रही है। अमेजन की नदी देख लीजिए जो कि साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में है, ब्राज़ील साइड, तो वहाँ पे आप देखेंगे, या फिर बहुत सारे नदियों को देखेंगे इसी प्रकार से निर्माण होता है। ऑक्सबो नदी क्या है, ऑक्सबो लेक इसे बोलते हैं। कैसे बनती है, तो नदी मंझले भाग में कटाव और जल से लूप बंद यानी कि एक सर्कल टाइप से, जैसे मान लीजिए कि एक नदी है, एकदम नदी इस प्रकार से शेप ले लेगी और इस तरह से फ्लो होगी, तो इसे बोलते हैं ऑक्सबो लेक। ये सर्कल यही बोल रहा है कि नदी मंझले भाग में कटाव और जल से लूप बंद होकर, तो नदी फ्लो हो रहा था लेकिन नदी क्या आ गया, यू टर्न लिया स्नेक आकार का, इस प्रकार से फ्लो होते हुए निकल गया, फिर इसी तरह से निर्माण करते रहे। और जब नदी एकदम बहुत ही ज़्यादा इस तरह से हो रही है तो इसे मेंडर बोलते हैं, तो इसे जरूर याद रखेंगे। तो इस प्रकार से नदी के कई आकार हैं, उस पर संबंधित ये क्वेश्चन दिया गया है। फिर दिया गया है नदी का अफवाह बहुत धीमा हो जाए तो कौन सा निर्माण बनता है। बहुत धीमा हो जाएगा तो रेत का टीला का क्षेत्र होगा, यानी रेत का टीलों का क्षेत्र है। डेल्टा किस प्रकार का प्रवाह दर्शाता है, तो डेल्टा देखिए जल डिपोजिशन, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को छोड़ा जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा जो सुंदरबन डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाया जाता है, ये बंगाल की खाड़ी में। ये मेन पानी यानी माउथ बार क्या होता है, तो नदी के मुहाने पर जमा रेत या भट्ठी को मेन पानी या माउथ बार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है भारत का कौन सा डेल्टा सबसे बड़ा डेल्टा है। भारत का नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा बनाया जाता है सुंदरबन डेल्टा। ये सुंदरी ब्रिज के नाम पर पड़ा है, तो इसे जरूर याद रखेंगे। फिर दिया गया है ब्रह्मपुत्र यानी ब्रह्मपुत्र नदी में कटाव अधिक होता है क्योंकि, तो ब्रह्मपुत्र नदी में सबसे अधिक कटाव क्यों होता है, तो ये सभी कारण है। कौन कौन से कारण है, तो ढाल बहुत
दमकदार है, इसी प्रकार से बहाव ऊंच है और नदी में घुमाव कम है, इसलिए इसमें कटाव अधिक होता है। तो घुमाव कम होने से कटाव भी अधिक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि भारत की कौन सी नदी समुद्र तक नहीं पहुंचती, तो वो है लूनी नदी। राजस्थान की एक लूनी नदी है जो समुद्र तक नहीं पहुंचती, रेत में ही समा जाती है, उसे अंतर्देशीय नदी बोला जाता है। तो सिंधु तो पहुंचती है समुद्र तक, जिसे अरब सागर में जाती है। काली नदी, ये उत्तर भारत की सबसे छोटी नदी थी, काली नदी, ये भी पहुंचती है। सरस्वती, ये पुरानी नदी है, इसे ऋग्वेद में जिक्र किया गया है, अब खो गई है, अब नहीं माना जाता है। तो सभी पहुंचती है, इसका आंसर हो जाएगा कोई नहीं, सभी पहुंचती है, तो इसे जरूर याद रखेंगे। लूनी नदी है जो नहीं पहुंचता है, तो इसमें नहीं दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है 51 में कि गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है, तो गंगोत्री है, यानी गंगा गंगोत्री से निकलेगा, यमुना यमुनोत्री से निकलेगा, तो इस प्रकार से जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट दिया गया है यमुना नदी का उद्गम स्थल है, तो यमुना नदी निकलता है यमुनोत्री से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ देखिए ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ होता है, तो ब्रह्मपुत्र चाइना के यानी चीन के तिब्बत के मानसरोवर झील से ब्रह्मपुत्र नदी निकलता है। ब्रह्मपुत्र नदी को चीन और तिब्बत में यारलुंग सांगपो कहा जाता है, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग कहा जाता है, असम में ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। तो ये इस तरह से इसको जरूर याद रखेंगे। मान लीजिए कि आप इंडिया को आप बनाएंगे तो देखिए इस तरह से आप बनाएंगे, तो यहाँ से चाइना के तिब्बत से निकलते हुए इस तरह से जाता है और ये अरुणाचल प्रदेश वाला में इंटर करता है, असम से होते हुए ये गंगा में मिलता है और बांग्लादेश में जाके और फिर सुंदरबन डेल्टा जो कि दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण करता है, ये मानसरोवर झील से निकलता है तिब्बत चाइना में। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस नाम से प्रवेश करती है, तो दिहांग के नाम से प्रवेश करती है। ये इसे अरुणाचल प्रदेश में दिहांग कहा जाता है। अरुणाचल प्रदेश का कैपिटल ईटानगर है, इसे भी याद रखेंगे। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां मिलकर कौन सा डेल्टा बनाती है, तो सुंदरबन डेल्टा बनाती है, जो दुनिया की सबसे बड़ी डेल्टा है। क्वेश्चन नंबर हमारा 56 दिया गया है कि भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो भारत की सबसे बड़ी नदी गंगा नदी है, इसे 2525 किलोमीटर बोलेंगे। ये उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर हिमनद से स्टार्ट होकर ये बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल होते हुए ये चला जाता है बंगाल की खाड़ी में, और ये बांग्लादेश में भी फ्लो होता है, फिर बंगाल की खाड़ी में डेल्टा वन, ये सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करता है। ये इसे गंगा कहते हैं। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो गंगा है, 2525, इसे जरूर याद रखेंगे। गंगा नदी होली रिवर है, धार्मिक रिवर है, और गंगा नदी में पाए जाने वाला डॉल्फिन को गंगा डॉल्फिन या गंगेटिक डॉल्फिन कहते हैं, जो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। एंड भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है, गोदावरी है। गंगा जैसा कंपेयर किया जाता है, इसलिए दक्षिण भारत का दक्षिणी गंगा कहा जाता है गोदावरी को। गोदावरी जो है दक्षिण प्रायद्वीपीय नदी की सबसे लंबी नदी है, यानी कि भारत की सबसे लंबी नदी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है, तो वो है गोदावरी। गोदावरी महाराष्ट्र के नासिक जिला से निकलता है, इसे जरूर याद रखेंगे। देखिए नर्मदा नदी का मुहाना है, तो नर्मदा नदी का मुहाना है खंबात की खाड़ी, अरब सागर, अरेबियन सी में ये फ्लो होता है। ये ज्वार नदमुख का निर्माण करता है, भ्रंश घाटी में, रिफ्ट घाटी में बहने वाली एक प्रमुख नदी है, और ये जो है सो पश्चिम की ओर बहने वाली एक प्रमुख नदी है, दक्षिण भारत की नदी। गोदावरी नदी को क्या कहा जाता है, गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है, तो गंगा के जैसा कंपेयर किया जाता है। गोदावरी नदी को जरूर याद रखेंगे। दक्षिण भारत की नदियां जितना भी होती हैं वो मौसमी होते हैं, बरसाती होते हैं, तो इस प्रकार से याद रखेंगे। दामोदर नदी किस राज्य में बहती है, तो ये झारखंड और पश्चिम बंगाल में बहते हैं। दामोदर नदी को पहले कहा जाता था शोक की नदी, यानी दुख की नदी, आप समझ सकते हैं, सोरो ऑफ बंगाल, क्योंकि जब झारखंड से प्रवेश होते हुए बंगाल में जाता था, वेस्ट बंगाल में, तो यहाँ बहुत ज़्यादा बाढ़, फ्लड, जानमाल का हानि होता था। तो इस प्रकार से दामोदर झारखंड की सबसे बड़ी नदी, दामोदर झारखंड की सबसे बड़ी नदी, झारखंड की सबसे लंबी नदी, झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी, और सबसे गंदगी, पॉल्यूशन फैलाने वाली नदी, से जरूर याद रखेंगे। तो दामोदर नदी को पहले क्या कहा जाता था, दुख की नदी, यानी कि पश्चिम बंगाल का सोरो कहा जाता था, सोरो ऑफ बंगाल, यानी कि बंगाल का दुख यानी सोरो कहा जाता था, तो शोक की नदी कहा जाता था, यानी दुख की नदी वही हो गया। दामोदर नदी की कुल लंबाई कितनी है, नहीं सॉरी, गोदावरी नदी की कुल लंबाई कितनी है, तो लगभग 1465 किलोमीटर, हमारा बुक में यही दिया गया है, तो लगभग 1465 किलोमीटर इसका टोटल लंबाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64, गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है, तो 2525 किलोमीटर गंगा नदी की कुल लंबाई है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट दिया गया है 65, हमारा क्वेश्चन नंबर है कि भारत की कौन सी नदी नेपाल से होकर बहती है, तो गंडक। भारत में कौन सी नदी नेपाल से होकर बहती है, तो वो गंडक नदी है, बिहार की एक प्रमुख नदी है, इसे जरूर याद रखेंगे।
नेक्स्ट देखेंगे 66 में दिया गया कौन सी नदी बांग्लादेश में जमुना नाम से जानी जाती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश भारत का एक पड़ोसी है, नेबर कंट्री है, जिसका कैपिटल ढाका होता है और यहाँ जो रुपया चलता है, पैसा चलता है, उसे टका कहते हैं। और यही बांग्लादेश भारत का एक पड़ोसी है, सबसे ज़्यादा बाउंड्री शेयर करता है। तो यहाँ पे आप याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे कि ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जमुना और गंगा को बांग्लादेश में पद्मा, दोनों जब आपस में मिलता है, मिलने के बाद ये बंगाल की खाड़ी में गिरता है और डेल्टा का निर्माण करता है, सुंदरबन का डेल्टा। तो देखिए गंगा को पद्मा कहा जा रहा है बांग्लादेश में और ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जमुना कहा जा रहा है। दोनों कन्फ्यूज नहीं होंगे, आपके बुक में दोनों का दोनों जिक्र है। तो यही क्वेश्चन पूछा गया कि बांग्लादेश में पद्मा किस नाम से जानी ये पद्मा किस नदी को कहते हैं, तो गंगा को ही कहते हैं। कावेरी नदी जाकर मिलती है, किस में मिलती है, तो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी है, ये सबसे नीचे की नदी है, प्रमुख नदी है 4 नदियों में से। आपसे पूछा जा रहा है 69 में, क्वेश्चन नंबर में 69 में दिया गया है कि कौन सी नदी राजस्थान के थार मरुस्थल में बहती है। तो राजस्थान की थार मरुस्थल में बहने वाली प्रमुख नदी लूनी नदी है। तो यही पूछा गया कि कौन सी नदी राजस्थान की थार मरुस्थल में बहती है, थार डिजर्ट में, जिसे ग्रेट इंडियन डिजर्ट कहते हैं, लूनी नदी। लूनी नदी अंतर्देशीय नदी है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है, कर्क रेखा को एक बार यू पार किया और फिर वापस आई, ये लूनी नदी है। राजस्थान में बहने वाली प्रमुख नदी है, अंतर्देशीय नदी है। लूनी नदी किसी सागर समुद्र में नहीं गिरती है, अंतर्देशीय नदी है, क्योंकि ये रेत में ही जाके समा जाती है, बालू में ही सूख जाती है, ये समुद्र तक नहीं पहुंच पाती है। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली एक प्रमुख नदी, इसे याद रखेंगे। राजस्थान का राजधानी जयपुर होता है, जिसे बोलते हैं पिंक सिटी। लूनी नदी हवा महल वहीं पे है। लूनी नदी का मुहाना है तो रन का कच्छ है, इसे रन कच्छ लिखा गया है। नेक्स्ट दिया गया है कि भारत में कुल कितनी प्रमुख नदियाँ प्रणालियाँ हैं, तो 2 है, एक हिमालय नदी सिस्टम प्रणाली और प्रायद्वीपीय नदी प्रणाली। तो भारत में टोटल 2 प्रमुख नदी प्रणाली है, जिसे नॉर्थ इंडियन रिवर सिस्टम कहते हैं और साउथ इंडियन रिवर सिस्टम कहते हैं। बहुत ईजी है, हिमालय रिवर तंत्र और प्रायद्वीपीय, ये आपके बुक में दिया है, दोनों का डिफरेंस याद रखेंगे। भारत का अपवा तंत्र मुख्यतः कितने भागों में विभाजित है, तो 2 भागों में, हिमालय नदियाँ और प्रायद्वीपीय नदियाँ, यानी दक्षिण भारत की नदियाँ और उत्तर भारत की नदियाँ। तो ये देखिए कितना अच्छा से हम लोग आसानी से कंप्लीट कर लिए हैं 72। अगर आप इस दोनों पार्ट देख लेंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2, तो पार्ट 1 में हम लोग 35 कंप्लीट किए थे, आज हम लोग टोटल कंप्लीट कर लिए, तो पार्ट 2 में हम लोग का टोटल हो गया 72 प्रश्न कंप्लीट। ये चैप्टर बहुत अच्छे से आपका रिवीजन हो गया और जो बुक में दिया गया वो लर्न हो जाएगा। आप बार बार चीज़ों को देखेंगे तभी रिवीजन हो पाएगा, जो कि आपको एग्जाम में हेल्प करेगा। तो आप हमारे पास चैप्टर 3 अपवा तंत्र के कुल 72 MCQ आंसर सहित जय क्लास 9 ज्योग्राफी हिंदी मीडियम के लिए बहुत महत्वपूर्ण सेट था, जो कि हम लोग को कंप्लीट और बहुत अच्छे से देखे। ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो ये सब चीज़ों को अगर आप याद रखते हैं तो सिर्फ MCQ में ही हेल्प नहीं होगा, आप आंसर लिख पाएंगे एग्जाम में जाएंगे। तो आंसर को खुद से लिखने की कोशिश कीजिए, पढ़िए और अपने से लिखने का ट्राई कीजिए, ताकि आप बोर्ड का एग्जाम देंगे, 11th 12th में जाएंगे और ऊपर जाएंगे तो आप कैसे करेंगे। तो अभी से हैबिट डालिए और चीज़ों को पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। आप देख सकते हैं अब तो साधन हो गया है आपको पढ़ाई का, आप अच्छा टीचर आपको मिल जाते हैं कहीं भी, तो आप किसी भी टीचर से सर्च करके कोई भी टॉपिक आसानी से जो नहीं समझ में आता उसको पढ़ने की कोशिश कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, अगले चैप्टर के साथ, अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।